एआई भारत में कितना रोमांचक है इसका भविष्य? एआई में जो कुछ बहुत बड़ा इनोवेशन होने की संभावना है, ये सब भारत में ही होगा। हम सिर्फ जो है फौरी तौर पर हैं या वाकई कुछ गंभीर हम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हम चैट जीपीटी या जेमिनाई इनके स्तर पर हम पहुंच सकते हैं? सवाल उठते हैं कि ये जब एआई आएगा तो पता नहीं क्या होगा। 2047 के लिए अगर मैं पॉजिटिव वे में पूछूं तो कितना गेम चेंजर है? तो एआई में अभी 2047 के लिए ह्यूमन सेंट्रिक एआई ही बचेगा। जो अल्पसंख्यक और ग्रामीण इलाके हैं वहां पर इसका मिसयूज, इसके मिसयूज की बात है, उसके बारे में अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर स्तर पे किए जा रहे हैं। मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। आज हमारे साथ दो ऐसे अतिथि हैं जो आपको बताएंगे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में भारत कहां खड़ा है, क्या खतरे हैं, क्या चुनौतियां हैं, आखिर ग्रोक, चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी, इन सबके सामने भारत कहां पर स्टैंड करता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, आखिरकार इसकी उपयोगिता कैसे भारतीयों का जीवन बदल सकता है और दुनिया में हम कहां होंगे, और इन पर सब पर बात करने के लिए हमारे साथ दो शख्सियत, आप आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर कामकोटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विनीत जोशी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सीबीएसई से लेकर अगर आपको मैं कहूं कि उच्च शिक्षा में अगर वो यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ में उनकी जो बहुत सी उपलब्धियां हैं वो आपको हम जब बात करेंगे तो गिनाते चले जाएंगे। लेकिन पहला सवाल सर, आप दोनों लोगों से ही, जोशी जी और कामकोटी जी, पहला सवाल मेरा ये कि आखिर ये एआई भारत में कितना रोमांचक है इसका भविष्य? आपको क्या लगता है कि हम सिर्फ जो है फौरी तौर पर हैं या वाकई कुछ गंभीर हम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? बहुत गंभीर हम कर रहे हैं। एआई के लिए एक दो चीज बहुत आवश्यक है। पहला डेटा, दूसरा यूजर्स। हमारा पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन में बहुत घटित है, 1.5 बिलियन पीपल। इसी में स्मार्टफोन यूज करने वाला 1 बिलियन है। इस सभी जो कुछ स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो सब एआई यूजर हो जाएगा, और हो रहा है, अभी हुआ है सभी। उसमें 30% 40% अभी भी एआई यूज कर रहा है। और हमारे लिए डेटा तो हमारा सिटीज, स्मार्ट सिटीज, हमारा हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा, फाइनेंशियल डेटा, इसी प्रकार हमें बहुत डेटा भी हमारे पास है। इसलिए हमें बहुत विश्वास है कि एआई में जो कुछ बहुत बड़ा इनोवेशन होने की संभावना है, ये सब भारत में ही होगा। इसलिए आप हमारा प्राइम मिनिस्टर जी दो बता रहे हैं, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पायरिंग इंडिया, और तीसरा एडवांटेज इंडिया। तो सर मैं यही सवाल आपसे भी पहले, चूंकि आखिर आपको क्या लगता है, चूंकि नीतिगत मामलों की जो बात है ना कि उसको मूर्त रूप देने का बोलते हैं ना कि निराकार ब्रह्म को साकार करने का काम तो जो है कामकोटी सर कर रहे हैं, पर उसकी जो कल्पना है उसको कैसे मूर्त रूप दिया जाए, ये नीतिगत रूप से जोशी जी आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पे जो इतना बड़ा देश है और जहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर एक तरफ जम्मू कश्मीर का राज्य है, दूसरी तरफ केरल है, इधर मणिपुर है, उधर गुजरात है, और विविधताएं भरी हुई हैं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं, टीचरों की उपलब्धता, उनकी क्वालिटी बहुत वेरी करती है, और लेकिन एक नेशनल गोल है कि किस तरीके से भारतीयता को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल सिटीज़न हम कैसे बनाएं। इस तरीके की चीज़ हम लोग कुछ समय पहले सोचा करते थे कि कैसे हो कि बेस्ट टीचर, जो कि अगर मद्रास का, चेन्नई का बेस्ट टीचर जो है वो मणिपुर में भी पढ़ा सके, तो वो आज एआई के माध्यम से संभव होता दिख रहा है। उसी तरीके से हम लोग ये भी सोचा करते थे, मैं स्वयं ही हिंदी माध्यम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जब पढ़ने जाता था ग्रेजुएशन में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, तो बड़ी समस्या होती थी कि आपको एक तो सब्जेक्ट भी समझना है, उसके साथ साथ कई चीज़ों को जो नहीं समझ में आ रहा तो कौन सी किताब देखें, सब चीज़ का माध्यम अलग होता था।
तो क्वेश्चन कैसे पूछें, अपनी भाषा में कैसे समझें। तो आज एआई के माध्यम से ये सारी चीज़ें संभव हैं। और जैसा कामाकोटी सर ने बताया कि ये सब चीज़ें जो हमको उपलब्ध होने जा रही हैं वो हमको अपने ही इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम के द्वारा होने जा रही हैं। तो नेचुरली जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे उसमें जो कॉन्टेक्स्ट होगा, अभी तक जो टीचर भी हमारे यहाँ पे हैं वो एक मैकॉले की शिक्षा पद्धति में पढ़े लिखे हुए हैं, तो उनके पढ़ाने का ढंग भी एक तरफा है। जो हमारा मतलब भारतीयता का जो कि वाद विवाद के माध्यम से ज्ञान को अर्जन करना, जो कि ज़्यादा समय तक रहे। हम लोग भी देखते हैं बचपन में कुछ चीज़ अगर हमने वाद विवाद के माध्यम से या किसी चीज़ को करके देखी होती है, वो ज़्यादा समय तक रहती है और उसका एप्लीकेशन हम अच्छा समझ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब एआई आने से संभव होंगी और कई लोगों ने संभव करके दिखाया है। तो इसीलिए इसका यह सतही नहीं होकर के ये बिल्कुल ही फंडामेंटल डीप जाएगा और भारत जैसे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सर पहला क्वेश्चन कामकोटी जी आपसे है मेरा कि आईआईटी मद्रास में आप भारत जन बोधन एआई सर्वम के साथ साझेदारी ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन भारत एआई रेस में एंट्री लेता तो दिखाई पड़ रहा है, पर क्या आपको लगता है कि हम चैट जीपीटी या जेमिनाई इनके स्तर पर हम पहुंच सकते हैं? एब्सोल्युटली। हमें सोवरिन मॉडल्स जनरेट करने का बहुत आवश्यकता है। अभी हमारे वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा G20 का मोटो था, उसका एक व्याख्यान हमें इंटरडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंस तो बहुत कठिनाई है क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी सब जगह से आ रहा है, हमको इंटरडिपेंडेंस होना है। इंटरडिपेंडेंस में एक देश भारत से कुछ संपर्क हो रहा है, उसमें बैलेंस होना है। इसी में हमारा फाउंडेशन मॉडल्स एक बहुत बड़ा बैलेंस होगा ए में, ए की दुनिया में। सो हम सर्वम और भारत जन दो हमारा अभी बहुत कुछ एडवांस स्टेजेस में है। सर्वम के द्वारा हम बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसी को एक ही क्षण में 11 लैंग्वेजेस में अनुवाद कर सकते हैं। और अंग्रेजी, हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं, हमारा तमिल ही मातृभाषा है। अभी आप हिंदी में मुझे प्रश्न पूछे हैं, उसको वे तमिल में अनुवाद करके मेरे कान में तमिल सुनेगा। हम जो कुछ तमिल में बोलते हैं उसको अनुवाद करके आपको हिंदी में उत्तर मिलेगा। इसी प्रकार का रियल टाइम अनुवाद अभी सर्वम और भारत जन दोनों में हो रहा है। भाषा अनुवाद करना ही एक बहुत बड़ा टेस्ट है उस मॉडल का, फाउंडेशन मॉडल का स्ट्रेंथ भाषा अनुवाद से हो रहा है। एंड हमारे देश में ही 20 के ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो इसी प्रकार का फाउंडेशन मॉडल्स को टेस्ट करने के लिए भारत ही सही जगह है, भारत ही सही देश है। इसी से हमारा फाउंडेशन मॉडल्स बहुत अच्छा होगा। और एक विचार भी है आपसे, अभी चैट जीपीटी हमारे शास्त्र में 64 आर्ट फॉर्म्स करते हैं। तमिल वैसे 64 कले, 64 आर्ट फॉर्म्स। इसी में 2 आर्ट फॉर्म में हम पंडित हो तो हमें मेधावी करते हैं। अभी चैट जीपीटी वाला वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में सभी 64 के उनका पंडित होने की आशा करते हैं, उनका आवश्यकता नहीं। अभी तो इसी प्रकार करने से क्या होगा, वो डेटा जो कुछ वो कंज्यूम कर रहे हैं वो उनका वेलोसिटी, हाउ मच डेटा आई कंज्यूम पर डे, वो वेलोसिटी बढ़ेगा। इसी से एनर्जी नहीं होगा। हम भारत में क्या कर रहे हैं अभी हमारे सर्वम और भारत जन के साथ, वी आर डूइंग स्मॉल डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज मॉडल। मैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कुछ डेटा साइंस है, इसी से मेरा रेस्ट्रिक्शन, मैंने सिविल इंजीनियरिंग जानने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज मॉडल्स हम कर रहे हैं। वो ही हमारे एनर्जी के लिए, ये तो बहुत एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसी प्रकार जाने पर अब 4-5 न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए एनर्जी देने के लिए।
एनर्जी कंजर्वेशन के लिए तो डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स बहुत आवश्यक है। इसी में हम बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, अभी सब कुछ आपका व्यूअर्स जानते होगा, एक जीपीयू है, वो जीपीयू के डिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस नहीं, वहाँ पे डिपेंडेंस है। जीपीयू के बाद कुछ जीवन है एआई के लिए, इसी का एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी उनका उत्तर हमें खोजना है। अभी जो कुछ रिसर्च हमारे आईआईटीज में हो रहा है, वहाँ पे जीपीयू के बिना भी हाउ ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बिल्ड, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज मॉडल्स बिल्ड कर सकते हैं, इसी भी हमारा रिसर्च है। इसी प्रकार जो कुछ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हमें नेसेसिटी है नभी, जीपीयू की नेसेसिटी है, उसी प्रकार एनर्जी की भी नेसेसिटी है, वो ऑर्थोगोनल रिक्वायरमेंट्स है, इसी का हम रिसर्च भी कर रहे हैं। सो फाउंडेशन मॉडल में भारत जेन और सर्वम, इसी प्रकार डोमेन स्पेसिफिक नॉन जीपीयू वर्जन्स हमें बिल्ड करके यही भारत का सल्यूशन होगा। अभी हम आपका उजाला टीवी में रिकॉर्ड कर देना, ये दिन 5-6 साल के बाद ये जरूर सत्य हो जाएगा। तो ये गुरुवाणी है, एक गुरु का ऐलान है, आप समझ लीजिए। तो 5-6 साल बाद ये सत्य होने जा रहा है और जिस पर वो काम करते जा रहे हैं। लेकिन जोशी जी, अब आपके पास आऊँगा मैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उच्च शिक्षा से एआई घर घर तक पहुंचाने का जो विजन है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएँ। और जैसे बोधन एआई जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सपना आपको लगता है सच होगा? इसके पहले मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि जब ये 2020 जुलाई में शुरू की गई, तो उस समय ही जो इसको बनाने वाले लोग थे, उन्होंने इसका आकलन कर लिया था कि हमको एआई की आवश्यकता होगी। तो जो एजुकेशन पॉलिसी आई, इसमें लिखा हुआ है कि करिकुलम में भी आए, बच्चों को भी उनके हिसाब से कोडिंग हो या कुछ और चीज़ें हो जो एज अप्रोप्रिएट तरीके से पढ़ाया जाए, हायर एजुकेशन में भी आए, और एआई और टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हम लोग पढ़ने और पढ़ाने में करें। तो ये 2020 की कल्पना कहा जाए, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल हु वर देयर, जिन्होंने बनाया था, उन्होंने उसको रख दिया था। उसके बाद से एक जो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बोलूँ कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एआई इन एग्रीकल्चर, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एआई इन हेल्थ एंड सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एआई इन सस्टेनेबल सिटीज़, ये 2 साल पहले इसमें हेल्थ वाला सेंटर जो IISc में, और जो एग्रीकल्चर का सेंटर वो IIT रोपड़ में, और जो सस्टेनेबल सिटीज़ वाला सेंटर वो IIT कानपुर में, ये 3 सेंटर काम कर रहे हैं। और इन्होंने अपने अपने लोकल एरियाज़ के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट निकालने शुरू कर दिए हैं। बोधन एआई की बात करें तो बोधन हमारा चौथा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, जो कि एजुकेशन में है, जिसको कि पिछले बजट में अनाउंस किया गया था, और आज हम इसको सामने आते हुए देख रहे हैं कि जहाँ पे इन्होंने एक अपना एक पूरी परिकल्पना रखी है कि हम लोग आगे क्या करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो हमने आशा अपने बोधन एआई से रखी है, वो ये रखी है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आएंगे जो कि टीचर्स को उनके पढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार और नई पाठ्य पुस्तकों के अनुसार, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें बदली हैं, अगर पुराना समय होता तो उसके हिसाब से पढ़ाने के लिए, योग्य बनाने के लिए टीचर्स को एक बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेनिंग करनी पड़ती। तो क्या वो ट्रेनिंग एआई के माध्यम से 2-3 महीने में हो सकती है, उस तरीके का इन लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ निपुण, जो कि एक फाउंडेशनल लर्निंग के ऊपर में असेसमेंट की बात है, उसको कैसे असेसमेंट किया जा सकता है जिससे कि बच्चे की जो कमियां हैं वो डायग्नोज करी जा सके और समय रहते उसको रेमेडी करा जा सके। तो ये चीज़ें अभी इनके आने वाले समय में हमको दिखाई देंगी। सर, फिर वही बात, चूंकि होता क्या है कि जैसे हम एआई की बात करते हैं तो तुरंत ग्रोक, चैट जीपीटी, इन सब चीज़ों पे बात होने लगती है। तो क्या चैट जीपीटी और जो जेमिनी का सबसे बड़ा यूजर बेस तो आज हमारे यहाँ भारत में हो चुका है, लेकिन क्रिएशन में हम पीछे हैं। इसको मतलब 5-10 साल में इस लीग पे आपको लगता है आ पाएंगे, या हमें ज़रूरत नहीं है, जैसा आपने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है? हमें अभी सर्वम और भारत जन की इसके हम डोमेन स्पेसिफिक हमें LLM अभी कर रहे हैं।
हमारा बहुत बड़ा मॉडल सभी जगह में अभी एक्सपेरिमेंट नहीं, उसके एक्सपेरिमेंट्स के कुछ ज़्यादा अभी हुआ है। इसका पब्लिक लॉन्च हमें ये जो कुछ बोधन है में जब विनीत जी ने बताया, अभी सब कुछ हर एक बच्चे को, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, इफ द पुअर कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन, एजुकेशन मस्ट रीच द पुअर। यही हमारा बोधन एआई का विचार है। इसी प्रकार हम इस एआई के माध्यम से इसी प्रकार हमारा एआई की एजुकेशन वो क्या करेंगे, एजुकेशन को कुछ ग्लोरीफाई करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। ये सब कुछ बच्चों को जाने के लिए एक बोधन एआई का डीपीआई बहुत बड़ा उपयोग होगा। उसी समय हमको ये स्केल हम देख रहे हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी में जो स्केल हम देख रहे हैं, उसी प्रकार का स्केल हमें भी मिलेगा, क्योंकि उसका यूजर बेस इस प्रकार बढ़ जाएगा। क्योंकि सर इसी से जुड़ा हुआ है कि जो सर्वम एआई और जो बुलबुल V3 ये है, और विजन मॉडल ने अभी हाल में ही भारत में विशेष जो टास्क थे उसमें इंडिक, OCR, वॉइस, इन सब में जो है जेमिनी और चैट जीपीटी को एक तरीके से डिफीट किया, मतलब हरा दिया। तो ये एज हमें क्यों मिला? हमारे मॉडल्स की असली जो ताकत है क्या है? आप इसको कहेंगे मल्टीलिंगुअल या कहेंगे कि थोड़ा सा किफ़ायती? क्या आपको लगता है इसके पीछे? इसी का पहली प्रश्न में मैं उत्तर दिया ना, डेटा। और विनीत जी ने बताया हमारा भारत हमारे देश का बहुत बड़ा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, हमारे यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। हमें बहुत डाइवर्स डेटा सेट आ रहे हैं, इसी के कारण ही उसी प्रकार का सफलता हमें मिल रहा है। हमारे देश में जो कुछ तमिल हम चेन्नई में बोल रहे हैं, वो तमिल मेरे गांव में कुंभकोणम में वो तमिल डिफरेंट है, डायलेक्ट डिफरेंट है। इसी प्रकार एक ही लैंग्वेज में हमें बहुत बड़ा डायलेक्ट मिलेगा। इसी से ही हमारा डेटा सेट बहुत रोबस्ट होगा, इसी से कारण ही ये सफलता हमें मिल रही है, इसी ये हमारा एज है। हमें एक बात कहूँगा, हमारा दोस्त का, हमारे IIT का एक प्रोफेसर का बच्चे के लिए कुछ आंख में कुछ गड़बड़ था, वो जर्मनी में था। वो जर्मनी में एक हॉस्पिटल गया था, 3000 यूरो होगा, अभी कितना सर्जरी किया है आप? उस डॉक्टर से पूछा, उन्हें कहा 8 सर्जरी। फिर नेक्स्ट वीक आ गया, अभी मद्रास आ गया, हमारा शंकर नेत्रालय गया, वहाँ भी कहा अभी 30,000 रुपीज़ होगा। अच्छा, कितना सर्जरी किया? 7,000 8,000। इतना पेशेंट्स हमें मिल रहे हैं। हर एक घंटे में जो पेशेंट्स हमारे शंकर नेत्रालय आ रहा है, वो एक महीने नहीं, एक वर्ष में आएगा वो अदर नेशंस में। इतना पॉपुलेशन है, हमारा स्केल तो बहुत है। यही डाइवर्स डेटा सेट हमें मिल रहा है, इसी ही कारण हमें इस प्रकार का सफलता मिलेगा, मिल रहा है और मिलेगा। इसलिए हमारे पीछे है फॉरेन कंट्रीज, क्यों इंडिया के पीछे है? तो डेटा के लिए। बट जैसे ग्रोक बड़ा ट्रूथफुल है, मज़ेदार है, ऐसा मानते हैं जो यूज करने वाले हैं, और जैसे परप्लेक्सिटी है वो सर्च मास्टर अच्छा माना जाता है। तो इंडियन मॉडल इनमें कौन सा, मतलब कैसे चैलेंज कर रहा है? इंडियन मॉडल में जो कुछ वो सॉफ्टवेयर सब बताया, जो कुछ वो एस्टैब्लिश किया है, वे सब अभी हमारे मॉडल में भी आएगा। और तो ये मॉडल एक बच्चे के समान है, जो कुछ अच्छा सीखता है वो अच्छा चलेगा, जो कुछ सीखता है उनसे ही अब कुछ जनरेटिव भी करेंगे। तो हमें सही बात उनको डालना है, जो कुछ हमारे देश का विचार है, हमारे देश का कल्चर है, ये सबको उसमें डालना है। इसलिए हमें सोवरिन मॉडल चाहिए। चलिए, मैं सोवरिन मॉडल पे सवाल पूछने जा रहा था जोशी जी, लेकिन सर ने पहले ही बोल दिया उसको। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि PM मोदी एक बात कहते हैं कि हमें जो है सिलिकॉन वैली का क्लोन नहीं बनना है, तो मतलब नैतिक होना चाहिए और AI सबके लिए होना चाहिए। तो उनका विजन जो है इंडिया AI मिशन, ये जो समिट आप करने जा रहे हैं, इससे कुछ उसको पुश मिलेगा, या आपको लगता है कि मतलब अभी सिर्फ शुरुआत है? नहीं, इसको बहुत बड़ा पुश मिलेगा, क्योंकि देखिए ये जब इंडिया AI मिशन अनाउंस हुआ था, ये करीब मार्च 2024 में अनाउंस हुआ था,
और इसके उद्देश्य ही मतलब वो उसको क्लियर कर देते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, ये दोनों चीज़ों को करने के लिए किया। और उसके लिए उन्होंने अपने जो एआई मिशन ने वर्टिकल्स बनाए हैं, जिसके द्वारा वो कंप्यूट पावर दे रहे हैं, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी। और जिस तरीके से उन लोग डेटा सेट्स को, इन्होंने डेटा की बात करी, एक जगह पे इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं इन इंडिया आई मिशन। इस तरीके से जो भी एप्लीकेशंस बन रही हैं जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस कर सकें, उसको भी एक जगह उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे कि अगर आज एक स्टार्टअप ने कुछ एप्लीकेशन बनाई है, उसके ऊपर मैं कुछ करके उसका और बेहतर करना चाहता हूँ या उसको किसी दूसरे एरिया में अप्लाई करना चाहता हूँ, वो मैं कर सकूँ और देश आगे बढ़ सके। और या फिर पूरी कंट्री को स्किलिंग करने की बात है कि युवा एआई फॉर ऑल, और या फिर वो एक एआई का एथिकल यूज़। तो एक होलिस्टिक अप्रोच टू एआई जो एआई मिशन लेकर के आ रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और जो ये अभी हमारी इम्पैक्ट एआई समिट होगी, इससे उसको ज़रूर एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा आगे बढ़ने। सर, ये सर्वजन हिताय जो कहा पीएम ने, और मतलब इसको कहा कि मतलब जो है ऑल फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, इसको कैसे मतलब प्रैक्टिकल कैसे, मतलब चूंकि स्लोगन तो अच्छा लग रहा है बट इसको प्रैक्टिकली कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको अगर एक्सप्लेन देखिए, जो अभी एक तो सबसे बड़ी बात है इसमें जो कामाकोटी साहब ने बताया कि सबसे बड़ी जो एक तो डेटा की उपलब्धि हो गई, दूसरे सबसे बड़ा जो कॉस्ट है वो आती है कंप्यूट की कॉस्ट, और उसी के कारण ही जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, जो उसकी कॉस्ट क्या होगी उसको डिसाइड होता है। जो इंडिया एआई मिशन है वो कंप्यूट को एक बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट पे, करीब करीब 65 रुपये के ऊपर में एक जीपीयू की कॉस्ट है, उस पर उपलब्ध करा रहा है, जो कि और कहीं भी उपलब्धता नहीं है। तो एक बार वो कराया जा रहा है। साथ ही साथ अक्रॉस द कंट्री एक मोमेंटम है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप इस एरिया में आए, कि जब ज़्यादा आएंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा और वो हर आदमी के हिसाब से एक एप्लीकेशन बना सके, इससे कि ये सब लोगों तक पहुंच पाएगा। सर, अब ये इंडिया ए मिशन जो अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, तो मतलब थोड़ा सा मैं डेविल्स एडवोकेट हो जाता हूँ यहाँ पर इस लिहाज से, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है उसमें हम कहाँ खड़े हुए हैं। अगर हम थोड़ा डेटा पे जाएं तो अगर हम देखते हैं तो ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मैं देख रहा था डेटा कि 2025 ग्लोबल एआई जो वाइब्रेंसी इंडेक्स है उस पर भारत तीसरे स्थान पे, 3rd पोजीशन पे, दैट्स ओके, यूएस और चाइना के बाद। लेकिन जो स्कोर की बात हम करते हैं तो हम 21.59 है, यूएस 78.6 है, चाइना 36.95, उससे काफ़ी नीचे हैं। तो मतलब ये रैंकिंग हमें कुछ ऑप्टिमिस्टिक करती है या चैलेंज है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये हमारे रैंकिंग में ये बहुत बड़ा प्रश्न अभी भी है, जो कुछ परसेप्शन है हमारा इंस्टीट्यूट रैंकिंग में। इसी प्रकार हम नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, दुनिया का सबसे मोस्ट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट रन रैंकिंग फ्रेमवर्क हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसी प्रकार एआई को हम सामाजिक व्यू से उसका एवेलुएट करना है, कितना पर्कुलेशन हुआ इसका। इसी प्रकार का एवेलुएशन अभी नहीं हो चुका है। इसे हमें इस प्रकार की नंबर्स में अभी कुछ इस नंबर्स मैच्योर होना है। वी आर नॉट saying, we are not sidelining this. हमें इस प्रकार का, हमें इस नंबर्स का we are not sidelining, we are taking it seriously. बट तो इसका कुछ और विचार और कुछ कैसे स्कोर आ गया, हमारे इंडियन सिचुएशन में ये सही है या नहीं, इसी प्रकार हमको करना है। अभी मुझे बहुत विश्वास है कि अभी ChatGPT और वो सभी प्रकार का LLM में मेजर यूजर हमारे भारतीय होगा। उसी प्रकार होने के बाद ये अंक क्यों डाउन है। अभी आप इफ टाइम परमिट्स आप जाइए हमारा लेवल 4 में एग्जीबिशन डाला है। अभी 100 से अधिक स्टार्टअप्स जो कुछ हमारा एजुकेशन फील्ड में कंट्रीब्यूट करा है उनको देख सकते हैं। ये तो हमारा वाइब्रेंट एआई है हमारे पास, और 2 सॉल्यूशंस जो कुछ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वे इजी सॉल्यूशंस नहीं। अच्छा किया है का, एक भी राउंड टेबल हुआ माननीय मंत्री जी,
और सेक्रेटरीज और पॉलिसी मेकर्स IIT दिल्ली में हुआ कल के मंडे में। वहाँ पे 10 स्टार्टअप फाउंडर्स को लाकर उनका क्या क्या विचार है उसके बारे में राउंड टेबल हुआ था। सो सब कुछ ये कि अभी ये बहुत बड़ा पीसेस है, ये जगल पजल है, पजल में एक एक पीस में सब कुछ एक एक अच्छा सोल्यूशन लाया है। सो इसी प्रकार हमें दिस इज एवॉल्विंग नाउ, प्रॉब्ली एक दो साल में हम इसका विश्व रूप देखेंगे और वो रूप हमारा भारत के लिए बहुत एडवांटेज है। एक्चुअली जोशी जी, जब ये बात कामकोटी सर कह रहे हैं तो भरोसा भी पैदा होता है, क्योंकि कुछ आंकड़े हैं कि टैलेंट में हम दुनिया में टॉप पर दिखाई पड़ते हैं साफ साफ, क्योंकि AI स्किल्स जो पेनिट्रेशन है उसमें ग्लोबल एवरेज 2.5 गुना ज़्यादा है हमारा। और लेकिन हायरिंग ग्रोथ दूसरी तरफ वो 33% सालाना है मात्र दूसरे देशों की तुलना में। तो ये फ्रंटियर मॉडल्स और कंप्यूट पावर्स में एक तरीके से हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ये गैप मतलब अच्छा खासा है, ये कैसे, मतलब मैं आप दोनों के सामने ये सवाल फेंक रहा हूँ क्योंकि इसको लेकर कुछ सवाल मेरे सामने आते हैं। मैंने दर्शकों से भी पूछे थे कि आप दोनों लोगों से हम बात करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि इसके बारे में जरूर पूछा जाए, दिलचस्पी है उनकी जानने में। कंप्यूट एक चैलेंज है कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमको जो कंप्यूट की आवश्यकता पड़ेगी वो हम कहाँ से लेकर के आएंगे। लेकिन जो उसका जवाब जो अभी कामाकोटी साहब ने पहले दिया कि जो हम मॉडल बनाने जा रहे हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, और एफिशिएंसी में इन्होंने तो यहाँ तक की बात करी कि GPU लेवल का क्या पता आवश्यकता हमको पड़े ही ना, इस तरीके की उसकी जो हमारे जो प्रोग्राम होगा या जो हमारे ये रिसर्च में निकल के जो मशीन लर्निंग पे लोग कर, तो हमको उस मॉडल पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा दुनिया कर रही है हम सीखेंगे ज़रूर, लेकिन उसको आंख बंद करके फॉलो करना, चाहे वो हमको डिस्ट्रॉय कर दे, वो हम नहीं करने वाले। तो भेड़चाल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए हमारे जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे मॉडल डेफिनेटली वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, और हमारे मॉडल ये भी होंगे कि वो ज़बरदस्ती का, जो कि हमारी परंपरा भी रही हुई है कि ज़बरदस्ती हम प्रकृति का या किसी भी चीज़ का वेस्ट ना करें। अगर कोई मॉडल को आपको किसी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ही यूज़ करना है, मान लीजिए आपको फाइनेंस के ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है या एजुकेशन के ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है, तो वैसा मॉडल आप बना रहे हैं जो कि एरोनॉटिकल की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है, तो उसका क्या फ़ायदा। तो ये हम एक भारतीयता को ध्यान में रखते हुए जो हमारे मॉडल्स आएंगे, मितव्ययी मॉडल होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम दे विल बी अवेलेबल टू एवरीबॉडी, हर आदमी उसको यूज़ कर सकेगा, और वो उसके परिप्रेक्ष्य के अनुसार होंगे। दूसरा विनीत जी से जो कुछ बात विचार है उसका समरी हम देंगे। अभी मस्कीटो को मारने के लिए रिवॉल्वर नहीं चाहिए, रिवॉल्वर से शूट करने पर बुलेट जाएगा, मस्कीटो जीवित ही रहेगा। इसी ही आप कर रहे हैं। सो इसी के हमें और सही एक बात है कि हम डिजिटल डिवाइड था, अभी तो उसका कंप्लीट कोविड में बहुत बुरा दिन, हमारे दोस्तों मर गया, फिर भी ये एक अच्छा थिंग होगा। हमारा डिजिटाइजेशन बहुत प्रबल, बहुत स्पीड में वो परवेसिव हो गया, स्प्रेड हो गया। इसी प्रकार वो डिजिटल डिवाइड कोविड टाइम में डिजिटल डिवाइड ब्रिज हो गया। अभी UPI में हमारा ट्रांसैक्शन होता है, हमारा बनाना वेंडर हमारे पास है, उनके पास UPI है, ऐसे कैश नहीं चाहिए, UPI में जाना। इसी प्रकार कल भी हमारा माननीय मंत्री जी ने बताया ये बोधन एजुकेशन का UPI होगा, राइट। इसी प्रकार हमको भी और सही बताया विनीत जी ने कि जो कुछ हम रिड्यूस्ड फंडिंग, रिड्यूस्ड रिसोर्सेस के साथ हम वर्क करने पर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलेगा। सर, आपने जो कहा, मुझे लगता है कि चाइना ने कुछ ऐसा ही सोचा था क्या, जो ये डीप सीक शॉक दिया था। मतलब अब उसको लेकर अगर देखा जाए तो उसने काफ़ी हलचल मचाई, एकदम से काफ़ी शेयर गिर भी गए थे तमाम AI के जो US में थे। लेकिन वो हमारे लिए कितना चैलेंज है, क्योंकि चाइना जो कुछ भी करता है पड़ोसी होने के नाते, और जब हम एक तरीके से देखा है तो कम्पीट भी करते हैं, लेकिन वो उसमें भी काफ़ी आगे दिखाई पड़ा। ये जो डीप सीक शॉक है, इसको कैसे देखते हैं आप?
लेकिन डीप सीक ने भी कुछ ना कुछ इसी तरीके की ही प्रयास किया था, उन्होंने भी ऑप्टिमाइज़ किया था अपने उसको। और कामाकोटी जी ज़्यादा बता पाएंगे इस पे, लेकिन जो मेरी मतलब मेरा सर पूछने का बस मतलब था कि जैसे उन्होंने अपने ओपन सोर्स पर फोकस किया। उनका भी जो डीप सीक मॉडल भी उतना ऑल वो नहीं है कि जितना कि चैट जीपीटी है, तो उन्होंने भी उसको ऑप्टिमाइज़ किया है। तो उसी तरीके से, लेकिन जो हमारे यहाँ अभी प्रयास हो रहा है वो ये उससे ज़्यादा प्रयास हो रहा है कि हम कुछ ऐसी चीज़ बनाए जहाँ पे जीपीयू का यूज़ ही ना हो, जो कि हमारे नॉर्मल सीपीयू से या उससे काम हो सके। तो वो कैसे हो सकता है? वो एफिशिएंट प्रोग्रामिंग से हो सकता है। तो उस तरीके का काम कि उस तरीके का हम लोग करें, वो हमारे संस्थान कर रहे हैं। तो सर ऐसे कंप्यूटर साइंस में यही हो रहा है। अभी तो हार्डवेयर पावरफुल नहीं तो सॉफ्टवेयर पावरफुल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर पावरफुल होने पर हार्डवेयर उससे लेकर हार्डवेयर पावरफुल होगा। सो ये साइन वेव के बारे में। अच्छा, तो संघर्ष के सिद्धांत से जो है कंप्यूटर साइंस भी नहीं बची हुई है। एक समय हार्डवेयर 1 में होगा और दूसरा समय वही -1 होगा, सॉफ्टवेयर 1 होगा। इसी प्रकार ये साइन वेव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। अभी हमारा एआई में सॉफ्टवेयर में इंडिया शाइन होगा। हमारा टैलेंट बहुत है इसमें। और हार्डवेयर में जो कुछ हम डेवलप करेंगे अब जो इंडिया में भी होगा, बिकॉज हमें रिसोर्स का क्रंच है, हार्डवेयर क्रंच है, इसलिए हम डेवलप कर रहे हैं। तो अभी एआई इम्पैक्ट समिट में आपका वो स्टॉल्स देखने पर आपको भी मिलेगा कुछ ऐसा जो कुछ रिसर्च हो रहा है हमारे आईआईटी मद्रास में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, आईआईटी बॉम्बे में, जो कुछ ये एवरीथिंग इज नॉट जीपीयू, देयर इज लाइफ आफ्टर जीपीयू, ये कॉन्सेप्ट हम अभी ट्राई कर रहे हैं। सर मतलब अब थोड़ा सा एआई के कुछ फायदे और खतरे भारतीय नज़रिए से, बिल्कुल अब आखिरी चरण में है, क्योंकि कुछ सवाल उठते हैं कि ये जब एआई आएगा तो पता नहीं क्या होगा। ये तो समझ में आता है कि बोधन से हमने देखा कि एजुकेशन में, शिक्षा में एक क्रांति नज़र आती है, खेती में स्मार्ट भविष्यवाणी कर रहे हैं, स्वास्थ्य भी जल्दी, जैसा अभी सर ने बताया, वो पता लग रहा है। एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी बढ़ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो 2047 के लिए अगर मैं पॉजिटिव वे में पूछूं तो कितना गेम चेंजर है, और उससे पहले कि 2026 के अंत तक हम इस क्षेत्र में कहां पर होंगे? क्योंकि आप नीतिगत मामलों में, तो पहले ये सवाल आपसे, फिर सर आप इसको थोड़ा एलिब्रेट कर सकते हैं। देखिए 2026 के अंत तक कहा जाए तो जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा करी कि बोधन एआई के कम से कम 2-3 प्रोडक्ट्स तो आ चुके होंगे जो कि पब्लिक के हाथ में होंगे, जो कि मतलब अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस वेरियस ज्योग्राफीज वो डिप्लॉयड होंगे। आज की जो समय में कोई भी इस तरीके का चीज़ नहीं है जो इन्होंने कहा कि ये हमारा बोधन है जो शिक्षा के क्षेत्र का डीपीआई होगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो ये हो चुका रहेगा। उसके प्रोडक्ट्स जो कि कम से कम एक प्रोडक्ट जो कि बच्चों के असेसमेंट के लिए हो, और कम से कम एक प्रोडक्ट जो कि टीचर्स को पढ़ाने में सुविधा दे सके, कम से कम उतना तो करके होंगे। उसके अलावा हम लोग ये भी डिसाइड कर चुके होंगे कि हमको किस एरिया में गवर्नेंस, हायर एजुकेशन के गवर्नेंस में किस तरीके से इसको यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे भी गवर्नेंस की अगर इफिशिएंसी बढ़ती है तो बच्चों को बड़ी सहूलियत होती है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसी सो एआई में अभी 2047 के लिए ह्यूमन सेंट्रिक एआई ही बचेगा। विदाउट ह्यूमंस एआई विल नॉट सर्वाइव। अभी एक डिसीजन लेने पर आज बारिश होगा नहीं, किसी में कोई डिसीजन के लिए कुछ बारिश नहीं होगा तो कोर्ट केस नहीं है ना, मन नहीं जाएगा। पर तो एआई में ये ऑपरेशन करना है या करना नहीं, ये दवा देना है या नहीं, ये तो लाइफ का डेथ प्रॉब्लम है। जो कुछ यहाँ पे हमारा डिसीजंस क्रिटिकल होगा उसी में ह्यूमन सेंट्रिक एआई ही आएगा, और उसी में एआई को पायलट आएगा। हमारे साथ अभी एक रिपोर्ट आप मास्टर चेकअप जाएगा, हम स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे कुछ, बिकॉज ऑडियंस विल क्विकली अंडरस्टैंड, तो सहज में मास्टर चेकअप में आपको 50 पेजेस 60 पेजेस आएगा एक रिपोर्ट, उसी में 400 से अधिक पैरामीटर्स होगा। ये सबको एक डॉक्टर लेकर उसका एडवाइस करने के लिए तो एक या 2 पॉइंट मिस कर सकते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल मिस कर सकते हैं, तो आपका कुछ अधिक होगा। ये इसका वो डॉक्टर का को पायलट होगा। ये 40 पेजेस 50 पेजेस एक को पायलट में डाल देगा, उसका PDF फाइल वो लेकर
ये देखो, ये देखो, ये देखो, डॉक्टर ही देखना है, डॉक्टर ह्यूमन होगा, डॉक्टर देखने हो इस प्रकार है, मे बी देन ही कैन गिव यू प्रॉपर मेडिसिन। इसी प्रकार हर एक फील्ड में एआई को पायलट होगा, वो एक एआई को पायलट उस ह्यूमन को सपोर्ट करेगा। इसी प्रकार हमारा शिक्षा में भी, हमारे एजुकेशन में भी, वो टीचर के लिए को पायलट, पेरेंट के लिए को पायलट, हमारा बच्चों के लिए को पायलट, हमारा मिनिस्ट्री के लिए को पायलट, क्या पॉलिसी डालना है इसी में, इसमें हायर एजुकेशन में जास्ती है, ड्रॉप रेट बहुत अधिक है, उसमें क्या करना है वहाँ पे, इसी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए भी एक को पायलट होगा। इसी प्रकार ही हमारा एआई डेवलप होगा। मतलब ये जो स्कूल एजुकेशन में खास तौर से जो एआई डालने की बात है, क्योंकि मैंने याद आ रहा, अभी मैं गया था, यूरोप गया था, एस्टोनिया गया था, मुझे लग रहा कि वो शायद छोटा सा देश है, उससे खैर हमारे मॉडल की शायद तुलना करना बहुत वाजिब नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कहते हैं कि 5th क्लास मुझे लगता है शायद पहला देश हो गया वो कि जिसने सबसे पहले शुरुआत कर दी। वैसे ही हम भारत जैसे बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में हम करने जा रहे हैं, इसकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, इसको जैसे मैंने कहा कि हमारी शिक्षा नीति ने ही इसकी फाउंडेशन रख दी थी, तो तैयारी तब से ही चल रही है। इनफैक्ट सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों ही स्कूल के क्षेत्र में तब से ही इन लोग काम कर रहे हैं। और उसके लिए जो नेसेसरी स्किल है कि मतलब अरिथमेटिक का स्किल हो गया, और या फिर जो न्यूमरेसी की स्किल होगी, और नीचे के लेवल पे अगर बात करें तो उस पर काफ़ी जोर दिया गया है। निपुण हमारे जो का असेसमेंट है वो नई शिक्षा नीति आने के बाद ही आया हुआ है। उसी तरीके से पिछले 2-3 सालों से एआईसीटी से जो संबद्धता रखने वाले महाविद्यालय हैं, वहाँ पर डिजिटल साइंस के, डेटा साइंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इस तरीके के कोर्सेज और कोडिंग पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, वैसे कोर्सेज पढ़ाया जाए। तो तैयारी हमारी है। उसके साथ ही साथ इकोसिस्टम को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने पिछले कई समय में, पिछले मतलब 4-5 सालों में कंप्लीट हुए काम कि 9 रिसर्च पार्क बनाए। क्योंकि अब ये सब चीज़ होगा तो एक जो एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलप हो रही है, उसको कहीं पे जा कर के उसको दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जिससे कि वो रियल लाइफ से कनेक्ट हो सके। तो वो रिसर्च पार्क पिछले आए हैं, और इनफैक्ट अभी आने वाले समय में हम लोग करीब 40 रिसर्च पार्क और लाने वाले हैं। तो तैयारियां हमारी पूरी हैं, और अब हमारे रिसर्च के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नए नए तरीके के सॉल्यूशंस भी ला रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम लोग इसको और अच्छी तरीके से बढ़ा सकेंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, अभी हमने फ़ायदों पर बात कर ली, लेकिन मैंने कहा था कि इसके जो खतरे हैं उसको लेकर भी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये सिर्फ देश में नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। जैसे डीप फेक, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। नए आईटी नियम में तो 2026 में 3 घंटे में जो टेक डाउन करने वाला, इसीलिए लाना पड़ा उसको। नौकरियां जाएंगी, ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार को लेकर संकट है। फिर जो सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर कुछ चीज़ें, कुछ सेंसिटिव मटेरियल होता, उसको, अब डेटा प्राइवेसी जो आधार को लेकर भी बात हो रही है। तो भारतीय समाज, जो हमारी डाइवर्सिटी, जो हमारी ताकत है, और जो आप बात कर रहे थे, उसमें ये सब खतरे भी है, खासतौर से जो अल्पसंख्यक और ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर इसका मिसयूज और ये जो चुनौतियाँ हैं, इसके लिए क्या हमारे सेफ गार्ड्स हैं? देखिए, एथिकल एंड सेफ यूज़ ऑफ एआई एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। और अगर हमारा इंडिया एआई मिशन की जो बात करी जाए, उसमें इसीलिए एक वर्टिकल भी, वहाँ पे 7 वर्टिकल हैं, उसमें से सेफ एंड एथिकल यूज़ ऑफ एआई एक वर्टिकल है। और जब भी हम एजुकेशन के सेक्टर में बात करते हैं तो एथिकल यूज़ की बात होती ही होती है, और हर एक का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो रिसर्च में भी अब यूज़ होने लगा है एआई, चाहे वो लिटरेचर रिव्यू करने की बात हो, चाहे वो एनालिसिस के लिए टूल यूज़ करने की बात हो, यूज़ हो रहा है। तो उसको कैसे एथिकली यूज़ करें, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस किसी भी, तो एआई तो एक सहायक है, अल्टीमेटली तो पढ़ाई लिखाई करके एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना है, जो जहाँ पे भी जिस भी स्थिति में है। तो इस चीज़ की बात करी जाती है। उससे बड़ी जो एक समस्या जो स्पेशली एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, वो ये होता है कि ऐसा ना हो कि एआई पे जो ओवर डिपेंडेंस है बच्चों की, वो उनको और थिंकिंग में वीक कर दे, कि ऐसा ना हो कि वो हर सॉल्यूशन को खुद सोचने के बजाय एआई में निर्भरता हो जाए। तो वहाँ पे केयरफुल रहने की हमको ज़रूरत होगी। उसको रहने के लिए हमको पढ़ने और पढ़ाने के तरीक़ों को फ़र्क करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ समय बाद अब हमको आंसर तो वो लेकर के आए बच्चा, और यहाँ मतलब बच्चा क्वेश्चन पूछे और आंसर यहाँ से दिया जाए,
या बच्चे से बोले कि आप पढ़ के आओ वहाँ पे, अपने घर में पढ़ के आओ एआई को यूज़ करके, और जो क्लास के अंदर हो वो डिस्कशन ही डिस्कशन है। तो उस तरीके से कुछ नए और क्रिएटिव वेज को लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक इसके मिसयूज़ की बात है, उसके बारे में अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर स्तर पे किए जा रहे हैं, और सरकार इससे पूरी तरीके से इसके बारे में सेंसिटिव है कि कहीं भी एआई का यूज़ हो तो वो गलत यूज़ ना हो, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और हमको इसका एडवांटेज लेना है। सर टेक्निकली कुछ सेफगार्ड्स, मतलब चूंकि सर ने शासन स्तर पे तो बता दिया, लेकिन तकनीकी तौर पे, प्रौद्योगिकी के तौर पे कैसे इसको हम, इसलिए ही हम सोवरिन मॉडल का बहुत बड़ा पिच कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स LLM में हमारा बॉर्डर के लिए हम प्रश्न पूछे तो वो अलग आंसर दे रहे हैं। इसी को हम बच्चे इसको सीखना नहीं, हम जो कुछ भारत देश में हम जो कुछ हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ हम सत्य मानते हैं उनको ही हम उसको सिखाना है, राइट। सो इसके लिए हम सोवरिन एआई मॉडल, तो सोवरिन एआई मॉडल से और अलग डेटा, अलग टाइप ऑफ विचार वो मॉडल में नहीं जाएगा। मैंने बताया था अभी, तो एक बच्चा है, ये मॉडल बच्चा है जो कुछ अच्छा सीखने पर अच्छा बोलते हैं, बुरा सीखने पर बुरा, अच्छा और बुरा उनको कहना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कुछ विनीत जी ने बताया, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत बड़ा है। अभी एक सेलफोन यूज़ करने पर, उसको यूज़ करने से कुछ भी साइलेंट मोड में रखने पर हमें कुछ दिक्कत हो रहा है। इसी प्रकार बच्चों को ये बहुत बड़ा अफेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे अभी हम काउंसलिंग कर रहे हैं IITs में, इसमें डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक काउंसलर है, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। सर ये तो ऐसा होता जा रहा है ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया वैसा तो नहीं। मैं वायलिनिस्ट हूँ। अभी तो पहले 6-8 साल में मेरा गुरु कहेगा अभी नोट्स देखकर नहीं बजाना, आपको नोट्स को मेमोराइज करने के बाद आपको बजने से ही आपका क्रिएटिविटी होगा, फिर तो आपका कंसंट्रेशन नोट्स में होगा, क्रिएटिविटी में नहीं। इसलिए आपका जो कुछ आप गुड वायलिनिस्ट, विद्वान नहीं, गुड वायलिनिस्ट बनने के लिए आपको नोट्स को देखने बिना आपको प्ले करना है। फिर अभी 8-10 साल के बाद मैं नोट्स यूज करने के, आई वॉज यूजिंग द नोट्स, पर तो अभी हम वायलिन पर बजाने पर नोट्स नहीं तो हमें कुछ दिक्कत हो रहा है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। इसी प्रकार ही हमें एआई को भी उस गार्डन थिंग, हमें उसका पॉलिसीज बनाना है, उसका कुछ रिसर्च भी होना है, कैसे यूज करेगा, कितना यूज करेगा, जो किस उम्र में यूज करेगा, इस उम्र में इसने इतना लिमिट्स क्या होगा, उसी प्रकार हम करना है। चलिए देखिए, कुल मिला के कहते हैं ना कि वो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, और अकल को अगर किनारे रख देंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी। सर बिल्कुल आखिरी चरण में है, बस छोटे छोटे कुछ सवाल हैं, क्योंकि एआई समिट हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये ग्लोबल जो साउथ लीडर की बनने की हम बात करें, सुंदर पिचाई यहाँ पर आ रहे हैं, सैम एल्टमैन जैसे लोग आ रहे हैं, तो ये क्या मतलब आपको लगता है कि वाकई संभावनाओं को नहीं उड़ाना? बिल्कुल, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ के लिए लीडर बिल्कुल साबित हो सकता है। अब अभी हमने इसके पहले से ही करना शुरू कर दिया है। हमारे लोग वहाँ पे टच में, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कई तरीके के ऑफर्स उनको दे चुकी है, और मुझे लगता है यहाँ पे जब वो डिस्प्ले होगा हमारी स्ट्रेंथ का एक जगह पे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, तो ये डेफिनेटली उस डिसीजन को और एक्सेलरेट। ये शो केसिंग जो है पूरी दुनिया के सामने एक तरीके से एक बाजार भी खोल रही बड़े तरीके से, ऐसा कह सकते हैं? लोगों को ये बता रही है कि भारत में क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो सकता है। सर चूंकि समिट में परम 217B लॉन्च हो रहा है, इफ एम आई राइट, प्लीज करेक्ट मी, मतलब अगर मुझे, ये भारत की फ्रंटियर गैप जो है इसको भरने में कितना हेल्पफुल होगा, आपको क्या लगता है? अभी तो हमारे भारत में 38,000 GPUs है अभी, और 1 लाख GPU का हमारा टारगेट है। पर तो एक एकेडमिशियन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्पेशलाइजेशन मेरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इधर से मैं अभी कहना है कि हमारा रिसर्च आपको
जो कुछ एप्लीकेशंस डेवलप हो रहा है वो जो कुछ होगा उसमें, बट हमारा कंसंट्रेशन इसके बिना हम कैसे कर सकते हैं, इसका ही हमारा जांच होना है। तो ये रिलीज हो रहा है अभी, तो और कुछ हमारा कंप्यूट फैसिलिटी बड़ा होगा, पर तो हमारा रिसर्च ये फ्रूगल कंप्यूटिंग से के द्वारा हम कैसा इफेक्टिव मॉडल्स मिल सकते हैं, इसी का ही हमारा। तो सर बस ये रैपिड फायर छोटे छोटे सवाल, एक एक सवाल उस पर जवाब देना, चूंकि एंड हम यहीं से कर देते हैं इसको। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं भारत का एआई भविष्य एक शब्द में, क्रांतिकारी, चुनौतीपूर्ण या समावेशी? समावेशी। सर आपके हिसाब से? समावेशी। जेमिनी, ग्रोक, चैट जीपीटी के भारतीय संदर्भ में अगर हम कहें सबसे बड़ी वीकनेस या कमजोरी क्या है? कॉन्टेक्स्ट नहीं समझता। कॉन्टेक्स्ट नहीं, देयर इज नो सच थिंग। अभी हमारा सबसे शक्तिशाली भारतीय मॉडल अगर मैं बात करूं सर आपसे, तो भारत जन, परम 2 या सर्वम बुलबुल? सर्वम और भारत जन। अभी तो एवेल्युएशन है, एक और द अदर टू मॉडल्स आल्सो हैव सम ऑफ स्ट्रेंथ। व्हाट वी सी इज फ्रॉम द लैंग्वेज पर्सपेक्टिव वी फाइंड सर्वम एंड भारत जन कमिंग अप। एआई सबसे बड़ा अवसर या खतरा? अवसर। एक शब्द में आया अवसर, जिससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पीएम मोदी का एआई विजन एक शब्द में, सोवरेन, नैतिक, सबके लिए। सबके लिए। देखिए ये कोई पहले से दिए हुए सवाल नहीं है, एक बार में आ रही है बात, तो कुल मिला के अंदर से बात आ रही है। और स्टैनफोर्ड रैंकिंग में भारत 3rd, लेकिन स्कोर गैप बड़ा, मोमेंटम है या अभी डोमिनेंस नहीं? मोमेंटम है। मोमेंटम। और डीप सीक शॉक, उस पर पहले भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, चीन का जो स्पुतनिक मूवमेंट जिसको कहा जा रहा है, ये सिर्फ टेम्परेरी हाइप है या आपको लगता है परमानेंट है ये? टेम्परेरी। चलिए, और 2047 तक भारत एआई सुपर पावर होगा? ऑफ कोर्स 2037 में भी होगा। 10 साल कम हो गए, गुरुजी ने कर दिए हैं, आप भरोसा कर सकते हैं। और युवाओं को सलाह, एआई करियर में पहली स्किल क्या सीखे? पहली स्किल एथिक्स और डेटा साइंस, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स। मुझे लगता है कि ये बार बार इस बात पे जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप अगर उस पर निर्भर हो गए तो नशा करना जैसे आपको पूरी तरीके से बेचारगी की तरफ ले जाता है, तो आपको उससे समृद्ध होना है, अपने आप को मजबूत करना है, ना कि कमजोर करना है। और सर प्लस टू में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाना है, यही हमारा उपदेश है बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो चलिए, मुझे लगता है सर आखिरी में बस एक कि अगर एआई में एक चीज बदल सकते हैं तो वो क्या होगी? वे ऑफ लाइफ। दुनिया बदल सकते हैं। तो अब इस पॉडकास्ट के बाद, वैसे तो मैं आपके लिए बात करने आया था, लेकिन आप समझ ही रहे होंगे कि ये कितनी समृद्ध बातचीत थी। और एआई जिसको सतही तौर पर आप समझते हैं कि कुछ आप सवाल डालेंगे उसके आपको जवाब मिल जाएंगे, ये सिर्फ गूगल का सर्च इंजन नहीं है, ये वाकई आपकी जिंदगी बदल सकता है। और जब मैं बदल सकता हूं कह रहा हूं तो दोनों लिहाज से कह रहा हूं, वो बेहतर भी कर सकता है और उसके कुछ खतरे भी हैं। तो इसीलिए नैतिकता क्यों जरूरी है और उसमें भारतीयता क्यों जरूरी है, यह मुझे लगता है कि इन दोनों महानुभावों से बात करने के बाद आपकी समझ में आ चुका होगा। तो फिलहाल मुझको, राजकिशोर को दीजिए आज्ञा, और देखते रहिए अमर उजाला, क्योंकि इसी तरीके के ज्ञानवर्धक और जो आपको उबाऊ ना लगे ऐसे पॉडकास्ट आते रहेंगे राजकिशोर के साथ। धन्यवाद।